वेलकम टू मिथिला टीवी। मिथिला टीवी के तमाम दर्शक को आज मैं स्वागत कर रहा हूं मिथिला टीवी के स्टूडियो दिल्ली से। आज 15 मार्च 2026 को एक डिबेट है, जिस डिबेट का विषय है कि विगत कुछ दिनों से भारत में एक बहुत बड़ा विषय का मुद्दा बन गया है। विपक्षियों का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के साथ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से एग्रीमेंट कर चुके हैं और वो कंप्रोमाइज्ड हो गए। सत्ता पक्ष का कहना है कि इस कथन में कहीं दम नहीं है। इसी विषय पर कई तरह से देश के कोने कोने में चर्चा आम हो गया। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे पास जो प्रवक्ता हैं उनसे हम पहले परिचय करा दें अपने दर्शक को। आज हमारे पास जो प्रवक्ता हैं वो है आदरणीय सुनील मोहन ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। साथ में मोहम्मद चांद कांग्रेस के नेता हैं। और दर्शक को ये भी बता दूं कि ये दोनों जो नेता हैं वो मिथिला से हैं और मिथिला के भविष्य इनकी ललाट पर, इनकी कपार पर लिखी हुई कहीं न कहीं होनी चाहिए। आशा है कि आगे बढ़ करके ये लोग अपने अपने मुकाम को पाएं, किसी भी पार्टी में जाएं, कहां जहां मर्जी, जहां हो मंजिल मिले वही सही है। आज हम बिना समय व्यतीत करे हुए, बिना समय को गवाए हुए अपने विषय पर आए और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा मोहम्मद चांद सर से। जो सर, विपक्ष का जो ये कहना है कि भारत के पीएम कंप्रोमाइज्ड है, इज द पीएम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज कंप्रोमाइज्ड, ये कहां तक सच लगता है आप लोगों को? देखिए, सबसे पहले मिथिला टीवी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और बड़ी जवाबदेही के साथ कहना चाहता हूं। विदेश नीति पर हमारा भारत कमजोर दिखा है और जो बातें अभी हो रही थी, जिस तरह से ईरान के सुप्रीमो को, खामी साहब को मार दिया गया, मैं समझता हूं कि जो मामलात इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है उनके मरने का कोई भी ठोस वजह ना अमेरिका ने दिया ना इजराइल ने दिया। ठीक है, किसी भी देश का सुप्रीमो मराता है लेकिन उस पे भारत का कोई शोक संवेदना भारत के प्राइम मिनिस्टर का नहीं आता है। वहां के स्कूल पर वार किया गया, 160 बच्चे मर गए वहां पे, उस पर भी भारत के प्रधानमंत्री का कोई शोक संवेदना नहीं आ रहा है। दूसरी बात यह है कि भारत किसके साथ स्टैंड में है, ये अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहा है। भारत में जो नीति हो रही है और प्राइम मिनिस्टर की विदेश कमजोर नीति के कारण आज पूरा भारत गैस के महामारी से जूझ रहा है और इस सब का कारण देश का प्राइम मिनिस्टर है, देश की प्राइम मिनिस्टर की रणनीति है। इसलिए कि आज पूरा टोला मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा नगर एक गैस के लिए परेशान बना हुआ है, जो कि लोगों की जरूरत है और बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसके कारण शहरों में बड़े बड़े होटल बंद हो गए हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं और रेस्टोरेंट बंद होने से लोगों की जो परेशानियां बढ़ रही है वो लगातार बढ़ रही है। बहुत सारे लोग का रोजगार बंद हो चुका है, चूंकि जब होटल ही बंद हो गई है तो उनकी रोजगार कैसे चलेगी। तो विदेश नीति अगर हमारी मजबूत होती, अगर हम स्टैंड लिए होते सही समय पर, तो शायद आज गैस की महामारी हमको नहीं देखना पड़ता। ठीक है, यही बात है इसीलिए। अच्छा, तो सुनील जी, आपका क्या कहना है कि जो ये जो बात अभी इन्होंने बताए, इन बातों में कहां तक आपको सच्चाई लगती है? क्या प्रतिक्रिया आपकी है? नमस्कार। और मैं, ये जो आरोप है, जो प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं, ये सरासर निराधार। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा के तलाश में भटकते रहता है। भारत का विदेश नीति नेहरू जी के समय से लेकर अभी तक एक जैसा रहा है। भारत किसी गुट का सदस्य नहीं हुआ। भारत गुट निरपेक्ष है
भारत के मित्र इजराइल भी हैं, भारत के मित्र ईरान भी हैं, अब भारत के मित्र सदियों से रशिया भी रहा और अमेरिका से भी व्यापारिक साझेदारी के साथ, सैनिक साझेदारी के साथ सामरिक मित्रता निभाते आ रही। यहाँ प्रश्न इसका आप अभी देखिएगा, मोहम्मद चांद जी विदेश नीति की बात करते करते आ गए जो गैस की किल्लत हो गई। हम भी अभी मधुबनी में हैं, परसों इस तरह से हैवॉक क्रिएट किया गया, जो हमारे पूर्वज भी गैसे पे खाना बनाते थे, कभी यहाँ कोई चीज का दिक्कत ही नहीं हुआ। ठीक उसी तरह जब यहाँ एक कोरोना महामारी आई हुई थी, तो आप सुनते होंगे जो ये अखिलेश यादव बोलते थे, ये जो वैक्सीन है ये मोदी वैक्सीन है, लोगे तो बचोगे नहीं, इसमें साजिश। तो ये सब आरोप निराधार है। मोदी जी लगातार निरंतर, देखिए खामनेई जी के बारे में जो मोहम्मद चांद जी जो आरोप लगा रहे थे, वो कोई राष्ट्रपति नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, वो एक धर्म गुरु थे। वो उसमें ऑफिशियली कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती है। जहां देना है तो विदेश मंत्री गए और अभी देखिए, अभी जो चारपोर्ट में जो सारी गाड़ियां रुकी हुई है, लेकिन भारत का तिरंगे के साथ गाड़ियां आ रही है, वो हमारा ईरान भी दोस्त है। अब मोहम्मद चांद साहब ये स्पष्ट करे ना, जो ये दुबई को नहीं मानते हैं, ये जो बाकी जो मिडिल ईस्ट में देश है, इराक को नहीं मानते हैं, या अरब कंट्री जितने भी हैं, भारत का किससे खराब संबंध है? मोदी जी का खराब संबंध है। तो देश में जो मुसलमान रहते हैं, उन्होंने इस तरह की अफवाहें फैला करके बस यहाँ दुश्मन है। विदेश में मोदी जी को सभी ने स्वीकारा है, हर कोने में मोदी जी का स्वागत है, लेकिन यहाँ कांग्रेस सत्ता की चाहत में मुसलमानों को इस तरह से डरा के रखता है। जो भाजपा, जैसे जोगी जी आए तो भाजपा वहां के मुसलमानों को खा गए, असम में हेमंत दादा खा गए। सारे देश में भाजपा का 2/3 से ज्यादा जगह शासन है, कहीं भी एक शिकायत नहीं आती है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी नागरिक के साथ भेदभाव किया है। लेकिन रह रह के इन लोगों का एक ही आरोप रहता है, जो मोदी जी राक्षस हैं, और तुमको यदि उस राक्षस से बचना है तो पप्पू को वोट देना होगा। कांग्रेस के जो राहुल गांधी, जो सदियों से लगे, जब से जन्म लिया है, राजनीतिक घराना है, सारा कुछ है, वो नेता इनको अच्छा लगता है, जिसका कोई न एजेंडा है, न कोई सोच है, न सदन में व्यवहार, कुछ व्यवहार नहीं दिखता है। लेकिन इस सब से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। भाजपा से दूर रखो, एक मात्र एक समुदाय, और कोई एजेंडा नहीं है उसमें। जो इन लोग को आपदा में जो कोई अवसर मिल जाता है, तो ये लोग थालियां बजाना शुरू कर देते हैं। अब सुनिएगा उनकी प्रतिक्रिया, उनकी बातें सुन लीजिए। ठीक है, कहिए चांद जी, क्या कह रहे हैं? एक लाइन से शुरू किए और 4 लाइन तक पहुंच गए। आपका तो पहली बात कोई सब्जेक्ट रहा नहीं, आपने लगातार कहां से देश नीति से लेकर यहाँ पर देश के अंदर की राजनीति तक घुस गए। ठीक है, आपका पहला सवाल जो मेरे जहन में, आपने कहा कि भारत का दोस्त इजराइल भी है और भारत का दोस्त ईरान भी है। मैं आपको इतिहास बता दूं, आपका इतिहास बहुत कमजोर है सुनील जी। आपकी बातों को जो मैंने सुना और समझा, इससे यह स्पष्ट होता है कि आपको इतिहास की बहुत कम जानकारी है और राजनीति की भी। मैं आपको सारे सवालों का जवाब दे देता हूं 1 मिनट में। आपने कहा इजराइल भी भारत का दोस्त है और ईरान भी। आपको शायद जानकारी नहीं है कि जिस टाइम में अमेरिका पर दबाव बनाया 1964 में, तब जाके जब अमेरिका कह रहा था कि हमसे आप कच्चे तेल लीजिए डॉलर में, तो ईरान आपके साथ खड़ा हुआ और रुपया में आपको ईरान ने तेल प्रोवाइड किया। आपने उस दिन को भूल चुके हैं। याद कीजिए वो दिन जब भारत परमाणु बम का प्रशिक्षण कर रहा था, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम प्रशिक्षण कर रहे थे, उस टाइम में अमेरिका और इजराइल मिलकर उनका विरोध किया था। लेकिन हम लोग अपनी मजबूत नीति के कारण हम लोग ने अपना परमाणु बनाया। और आप कह रहे हैं कि इजराइल हमारा दोस्त है, आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। दूसरी बात आपने कहा कि वो
वो किसी धर्म गुरु थे, उस पर शोक संवेदना नहीं किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, किसी सुप्रीम का क्या मतलब होता है, तो आप हमको बता दिया, व्हाट इज द सुप्रीम? सुप्रीम क्या होता है? सुप्रीम का मतलब है वो उस देश के बड़े लीडर थे। जहां हमारे यहाँ लोकतंत्र है, उसके यहाँ राजतंत्र है। उसके यहाँ वही सुप्रीम है, हमारे यहाँ लोकतंत्र नियम होते हैं। तो ये देश देश की नीति है, पहले आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। दूसरी बात, सुप्रीम मरे कि कोई धर्म गुरु मरे या कोई नागरिक मरे, मरता इंसान है, ना कि कोई पद मरता है। पद तो आज है कल चला जाएगा। आज वहां सुप्रीम वो थे, कल दूसरे हो गए। 160 बच्चे पर बम गिरा दिया अमेरिका और इजराइल ने, 160 बच्चे मर गए। क्या उस पर शोक संवेदना आपको नहीं करनी चाहिए था? क्या आप बताइए इस बात पे? कुछ भी बोल रहे हैं आप बैठ के। तो इस चीज को आपको सोचना पड़ेगा। तीसरी बात, आपने कहा गाड़ी की बात, कि भारत का तिरंगा लहरा फैला के हमारा कच्चा तेल अभी आया है। आपको नहीं जानकारी है ना, इसलिए करें कि जानकारी लेके डिबेट्स में बैठा कीजिए। 2 तारीख को जो गाड़ी 2 तारीख को रूस से जो गाड़ी निकली है, वो जंग से पहले निकल चुकी थी, और वह गाड़ी आज भारत पहुंची है। तो आपको पहले है जानकारी? और आप लोग ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं कि हमारे भारत में जब झंडा लगा हुआ आ रहा है। भाई मेरे, ये बताइए कि ये नौबत क्यों आ रही है? आज अमेरिका के 3 दिन पहले अमेरिका के एक अधिकारी है, बड़े अधिकारी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हमने भारत सरकार को 1 महीने का तेल खरीदने का रूस से परमिशन दे दिया है। क्या अमेरिका भारत का बाप है? अमेरिका के कहने पर भारत चलेगा? भारत का, अमेरिका कहता है कि 1 महीने का कच्चा तेल का हमने रूस से खरीदने का भारत को परमिशन दे दिया। भारत को अमेरिका कौन होता है परमिशन देने वाला? उनको जिससे मर्जी हम तेल खरीदेंगे। आप समझिए, ये लड़ाई कोई कॉमनल लड़ाई नहीं है, कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई है हिटलर शाही की। अमेरिका सबका बाप बनना चाहता है, और अमेरिका हिटलर शाही करना चाह रहा है। और अमेरिका अपने आप को सुप्रीम बनाने के चक्कर में पूरे वर्ल्ड को लड़ाना चाह रहा है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आपको ईरान के साथ अच्छी दोस्ती थी, अमेरिका ने उसको खत्म करवा दिया इसी लड़ाई के चक्कर में। हमारी लड़ाई ईरान से तो नहीं थी। दूसरी बात, अगर ईरान के सुप्रीम को मारा गया, आप बताइए, अमेरिका के जो ट्रम्प साहब आके बोल रहे थे हमने खामनी जी को, सैयद खामनी जी को मार दिया, मार दिया, मार दिया। क्यों मार दिया? क्या उसने कभी हमला किया? क्या उसने कुछ गलत काम किया? उसकी वजह नहीं दे रहे, मार दिया। ए भाई, क्या हो रहा है? ये सब हिटलर चाहिए। अमेरिका चाहता है कि पूरे देश में वर्ल्ड वार हो, और वर्ल्ड वार में पूरा देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो। और जब आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, पूरा देश नीचे स्तर पे जाएगा, तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हम सभी देश से सबको खत्म करवा दें। इराक से, आज ईरान से संबंध खराने से भारत को नुकसान हुआ। आज हमारा कच्चा पेट्रोल नहीं आ रहा है, कच्चा तेल नहीं आ रहा है। आज आप गैस की बात कर रहे हैं, आपको जानकारी होगा, क्योंकि आप नहीं बोल रहे प्रवक्ता अलग बात है, आप नहीं बोल रहे अपने सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं। लेकिन सरकार से पहले देश के पक्ष में बोल लीजिए, देश से पहले अपने समाज के पक्ष में बोल लीजिए, समाज से पहले अपने गांव के, शहर के लोगों के लिए सोच लीजिए। आज पूरा का पूरा गांव गैस के लाइन में खड़ा है, पूरा शहर गैस के लाइन में खड़ा है, पूरा टोला मोहल्ला गैस के लाइन में खड़ा है। आज शहरों में महामारी की तरह गैस के लोगों के लिए परेशानी हो रही है। जो लोग एक रूम में 5 लोग रह रहे हैं, उसको खाना बनाने के लिए गैस नहीं है। होटल में जा रहे हैं तो होटल बंद हो रहे हैं चूंकि गैस नहीं है। और आप मजाक कर रहे हैं इस चीज को। हमारी कोई बात, हम विपक्ष के नाते ये बात नहीं कर रहे हैं, हम देश के हित और देश की नीति की बात कर रहे हैं। हमने तो भाजपा पे कोई सवाल ही नहीं उठा रहे हैं। आप लोग पप्पू कह दिए, राहुल गांधी चले गए, स्टार्ट किए ईरान से और चले गए आप हिंदुस्तान के इस कोने से उस कोना। भाई मुद्दे की बात कीजिए ना। आप जो बात कर रहे हैं, अच्छा, अभी भाजपा के कल प्रवक्ता ने कहा, सुनिए, सुधांशु त्रिवेदी भाजपा के सबसे बड़े प्रवक्ता है अभी, रतन जी जान रहे होंगे, सबसे बड़े प्रवक्ता है। उसने तो स्टेटमेंट दिया कि स्टेट फाइल में राहुल गांधी जी दोषी है, और क्या बोलते हैं, राजीव गांधी जी दोषी है, नेहरू जी दोषी है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी दोषी है। अब स्टेट फाइल में महात्मा गांधी जी दोषी हो गए। भाई क्या बोल रहे हैं बिना लॉजिक का बात? ये लोग को समझ में नहीं आ रहा। भाजपा ये लोग को, सबसे जाहिल अगर कोई पार्टी का वर्कर है, सबसे जाहिल नेता किसी पार्टी में है, नॉन पॉलिटिकल लोग किसी पार्टी में है, जिसको किसी चीज की जानकारी नहीं है, तो वो भाजपा के लोग हैं। अब वो बोल रहे, सुधांशु त्रिवेदी जो भाजपा उसको सबसे बड़ा प्रवक्ता भी देश में बनाया हुआ है, वो कह रहा है स्टेन फाइल में महात्मा गांधी जी दोषी है। बताइए, स्टेन फाइल में महात्मा गांधी, बोलते भी शर्म नहीं आ रहा है इन लोग को कि हम क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। भाई साहब, आप जो बात बोल रहे हैं ना, मेरे पास इतने सवाल है कि मैं बोलना शुरू करूं तो 4 घंटा बोलूंगा, आपके पास एक जवाब नहीं होगा। बोलने के लिए टीवी पर अपने पार्टी का पक्ष रखने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लॉजिकल जवाब एक नहीं होगा आप लोग के पास। बात ठीक करते है। हैं। जी 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 जी, सुनील जी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बातें सुन लेते हैं, फिर अपनी बातें को आप कंटिन्यू करेंगे। जी सुनील जी।
नहीं, हम लोग तो जाहिल है, हम लोग क्या कहेंगे। सारे इतिहास की जानकारी जो चांद साहब से जितने आपको भी ज्ञान लेना हो, जब ये डिबेट खत्म हो जाए तो आप ले लीजिएगा। तो स्टील सारे फाइल में इतिहास, स्टील फाइल में भूगोल। महात्मा गांधी जी एक दोषी है, मिनट, बता एक दीजिए मिनट, आप। आप ही बता बोलिए दीजिए तब ना आप। फिर बोलिए। आप वही बोलिएगा तो बोलिए, ऐसे नहीं डिबेट वही नहीं बोल रहे हैं ना, होता। आपके पक्ष ने कहा है। आप आप आराम से रहिए ना। आपकी ठीक। बातों को हमने सुना है ना, बढ़िया से सुना। आप जी। जाहिल भी बोले सारे कार्यकर्ता भाजपा को, हम्म, तो हम उसका जवाब नहीं दिए। हम्म, बीच में तो नहीं टोके आपको। हम्म, बहुत अच्छे, आप बहुत ज्ञानी आदमी हैं। हम्म, देखिए क्या है ना, जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, राजद, जब विदेश नीति की चर्चा होती है तो देश की बात होनी चाहिए। हम्म, तब ये हमको बोले जो कहाँ से शुरू किए कहाँ आ गए। हम्म, जब देश पर संकट आता है तो इन लोग को लॉलीपॉप लगता है, और वो बहुत नहीं है। देखिए हम आपको क्या बोले, जितने भी अरब कंट्री हैं सारे हमारे मित्र हैं। क्या आपको लगता है ईरान हमसे दुश्मनी कर लिया? दुश्मनी करके भारत से ईरान जी लेगा संसार में? भारत वो हस्ती है। भारत को आप जानने का कोशिश नहीं किए। काहे कि गाजा में इजराइल जब बम मारता है तो आप यहाँ छाती पीटते हैं, और जब बांग्लादेश में हिंदू को मार रहा था तब आपकी छाती नहीं फटती है। वो आपका सुप्रीम हो सकता है, खम नहीं। हम लोग का सुप्रीम नहीं है। हम लोग के सुप्रीम शंकराचार्य हैं। लेकिन जब राष्ट्र की बात होती है तो अभी शंकराचार्य की क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं उससे नहीं मतलब रहता है। काहे कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। हम उस पर चलने वाले, उस सिद्धांत पर चलने वाले हैं। धर्म को इससे नहीं जोड़ते हैं, विदेश नीति से। आपका खम नहीं गुरु हो सकता है, हम लोग जाहिल हो सकते हैं, लेकिन भारत के शरण में आना होगा। गया था ना अभी प्रिंस सलमान, पाकिस्तान से समझौता किया था, जो हम पे हमला होगा तो पाकिस्तान मानेगा जो पाकिस्तान पे हमला हुआ। आज हमला कर रहा है ईरान, कर रहा है कि ना, चारों तरफ ईरान किसको मार रहा है? कोई भी कोई युद्ध होगा, मरोगे, मरेगा जो राक्षस प्रवृत्ति का लोग है वही मरेगा। और अभी तो ये देश से बाहर देख रहे हैं आप लीला। यदि आप लोग रास्ता नहीं बदलिएगा, आप लोग की मानसिकता नहीं बदलेगी। गैस की समस्या जब हमारा प्रधानमंत्री कर रहा है, 2 दिन खूब उछले कूदे, आज तो जो जाता है ब्लैक से भी लेकर के आया है। ये लोग चाहता है कि एक दिन में देश में इतनी अराजकता हो जाए, इतने पत्थरबाजी हो जाए, जो एक भी शहरी जो शरीफ शहरी है सो नहीं निकल पाए। और लड़ाई कहाँ है? अमेरिका का, ईरान का, इजराइल का। इससे हम लोग को क्या लेना देना है भाई? छाती पीटिए। गैस का किल्लत है, इसके लिए छाती पीटिए। जब कोई देश पर संकट आता है तो आप जो है सो गाली दीजिए मोदी को, गाली दीजिए भाजपा को। और जब देश में लड्डू बंटने लगे तो सबसे पहले कटोरा लेके चल जाइए। जब गैस बटे, अनाज बटे, तो उस समय नहीं आपको लगता है जो जाहिल आपको अनाज दे रहा है और उससे हम पेट भर रहे हैं। ये सब कोई तरीका होता है डिबेट का? हम भारतवर्ष के साथ हैं। भारत की जो विदेश नीति है वहां एक से एक लोग बैठे हुए हैं। आपको लगता है तो राहुल गांधी को हम पप्पू बोले? क्या राहुल गांधी की बहन उनको पप्पू नहीं बोली? ये बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं जो वो विपक्ष के नेता है वो अपनी गरिमा को खुद बनाएंगे ना। हम लोग नहीं ना वो राहुल गांधी की गरिमा को बनाएंगे। राहुल गांधी की जगह पर जाकर के हम नहीं ना संसद में डिबेट करेंगे। राहुल गांधी डिबेट करेंगे। राहुल गांधी तो अपनी गरिमा बनाए हुए हैं। अब जो है हो गया, आप बोलिएगा। आप जो है, ये जो ईरान का लड़ाई है उसमें हम लोग भारतवासी को क्या लेना देना है? हम लोग गुट निरपेक्ष हैं। हम दोस्त, हमारा इजराइल से भी दोस्ती है। हमारा हमारा देश ईरान भी हमारा मित्र है। आज से नहीं, आप सही बोले हैं ये चीज। सदियों से मित्र रहा है ईरान। और कभी भी ये थोड़े कहेगा जो कभी भी मोदी जी ये बोल दिया जो हम इजराइल के साथ हैं, ईरान के साथ नहीं है। कोई ऐसा आपके पास स्टेटमेंट है तो दिखाइए। ऐसा नहीं होता है। जब विदेश नीति की बात हो रही तो हमारा सारा, हम लोग बच्चे से देखा रहे हैं। जब कांग्रेस का शासन था उस समय भी सारा पक्ष विपक्ष मिल करके देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। मुलायम सिंह चले गए तो देखिए दूसरा पक्ष
वो घूम रहा है, फोटो दे रहा है। तो अराजकता फैलाना से क्या बार आप लोग ये 12 साल में आप लोग बार बार प्रयास किए हैं जो मोदी जी को नाकाम साबित करें, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है गैस की होगी, लड़ाई होते रहेगी, पर समाधान मोदी जी ही निकालेंगे। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। आपने चांद कहा सर जी। आपने कहा कि देश में जब कोई संकट आता है तो विपक्ष वाले देश के साथ खड़े नहीं होते। आपका सवाल था, मैं बड़े गौर से सुन रहा था। शायद आपको जानकारी नहीं है कि संकट दो तरह के होते हैं। एक संकट होता है जो ऐसे ही आपदा के तहत आ जाता है, जैसे कोरोना आया था, और एक संकट ऐसा होता है जो लाया जाता है गलत नीति और गलत कामों के कारण, अपने कर्मों के कारण। अभी जो संकट आया है वो हमारा विदेश नीति पर मजबूती और स्टेटमेंट कमजोर के कारण आया है, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें भी विपक्ष पूरा भारतवर्ष के साथ है। आपने कहा कि विदेश की गरिमा की, देश की गरिमा की बात, आपके प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर, हम सब के प्राइम मिनिस्टर लड़ाई से 2 दिन पहले इजराइल जाते हैं, और इजराइल जाके वो कहते हैं इस समय में कि इजराइल इज द फादरलैंड कहते हैं, और भारत इज द मदरलैंड, इंडिया इज द मदरलैंड। मतलब इजराइल को आप फादरलैंड बोलते हैं जाके, एक आपको सर्टिफिकेट वहां दे दिया गया, तनिषा एक झूठा सा माला पहना दिया गया, पाक चादर से सम्मानित कर दिया गया, आप उनको फादर बना देते हैं। मैं कहता हूं मेरा भारत सबका फादर है, मेरा भारत का कोई फादर नहीं है, ठीक है। और हमेशा हर एक देशवासियों को इस बात को कहने पर गौरव होना चाहिए कि मैं सबका ही हूं। अगर आज यह बात कोई विपक्ष का नेता बोल दिया होता तो आप लोग सड़कों पे उतर गए होते। और आप बात करते हैं हम किसी को फादर माने, भाई हम क्यों मदर हो जाए, हम किसी को फादर मान जाए। बचपन से सीखा है कि भारत सबसे बड़ा है, हमारा भारत देश सबसे महान है, और हम जाके किसी देश में बोलते हैं कि भारत मदरलैंड है और भारत क्या इजराइल फादरलैंड है। क्या ये सब सही था प्राइम मिनिस्टर जी का? और 2 दिन के बाद वहां से वो आते हैं, लड़ाई शुरू हो जाती है। क्या बात आप कर रहे हैं? हम क्यों किसी को फादरलैंड बोलेंगे? भाई हमारा भारत सबसे बड़ा है, हमारे भारत के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है। ये हमारी नीति होनी चाहिए, हमारे स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए। और ताउमर पूरा इतिहास गवाह है कि विपक्ष हमेशा देश के साथ खड़ा रहा है, सभी संकट में देश के साथ खड़ा रहा है। जब कोरोना की भी बात आई तो राहुल गांधी जी एक ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने आगाह किया था कि चाइना से कोरोना की तरफ बढ़ रहा है, उसमें आप फ्लाइट को ये कीजिए, ऐसे कीजिए। 6 महीना पहले उन्होंने इस बात को जाके ट्विटर हैंडल उनका देख लीजिए कि बहुत बड़ा भारत पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है कोरोना काल में। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मजा ले रहे थे, इस बात को उन्होंने समझा नहीं, संकट आ गया। खैर संकट आ गया, उसके बाद भी पूरा भारतवर्ष, पूरा विपक्ष उनके साथ है। राहुल जी ने कहा कि इस संकट के घड़ी में जो चाहे आप करिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, जो मदद चाहिए विपक्ष आपको देगा। यह स्टेटमेंट राहुल जी का है। राहुल जी मीटिंग भी अटेंड करके गए थे। क्या बात करते हैं आप? कब राहुल गांधी जी के बहन ने उनको पप्पू कहा था? आप विपक्ष वाले हमेशा उल्टी पुल्टी बात करते हैं, बिना लॉजिक का स्टेटमेंट करते हैं। देखिए सर, आप सीनियर हैं और आप एक अच्छे पद पर भी हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, तो थोड़ा अपनी गरिमा को रखिए। अगर कोई बात आप कह रहे हैं तो तथ्य के साथ कहिए। जिस बात का कोई तथ्य हो, जिस बात का, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा, मैं भाजपा का विरोध नहीं कर रहा, मैं नरेंद्र मोदी जी का पर्सनली विरोध नहीं कर रहा, वो हमारे भी प्राइम मिनिस्टर है। मैं उनकी नीति का विरोध कर रहा हूं कि आपकी नीति किसी वजह से कमजोर पड़ जा रही है, जिसका खामियां पूरा देश को भुगतना पड़ रहा है, पूरे देश को उस संकट में डाल दे रहे हैं आप। तो इस चीज पर आपको कहना चाहिए ना। कहीं से कहीं आप बोल रहे हैं, आपके प्रवक्ता उल्टा पुल्टा बात कर रहे हैं, फाइल पे महात्मा गांधी जी दोषी हैं। बता दीजिए, आप बोलिए तो मैं क्लिप भेज देता हूँ। आज तक के चैनल पे कल उन्होंने कह दिया महात्मा गांधी जी स्टैंड फाइल पे वो दोषी है। बताइए भाई, महात्मा गांधी जी को महात्मा का लकब दिया गया था, वह इस देश के महात्मा है। और आज भी भारत के नोटों पर महात्मा गांधी जी का फोटो छपता है, वो पूजनीय है। और उसको आप कह रहे हैं उन्होंने देश की आजादी दिलाई, कितनी शिद्दत से, कितनी मुश्किलात से, कितनी लड़ाई से, भूख प्यास को मिटाकर उन्होंने भारतवर्ष को आजाद दिलाया। और आज आप कह रहे हैं कि स्टैंड बाइल में मान लीजिए महात्मा गांधी जी दोषी है। तो भाई ये सब बात सुन सुन के लोगों को टेंशन बढ़ रहा है कि आप कैसे प्रवक्ता, वो भी इतने बड़े प्रवक्ता, ये सब बात कर रहे हैं आके टीवी पे। तो इस चीज को आपको सोचना समझना पड़ेगा ना सर, कि किसी भी बिना लॉजिक का बात आप बोल देते हैं। भारत जो फादरलैंड, क्या बात कर रहे हैं आप? इजराइल फादर कब हो गया भारत का? जाके भारत को मदरलैंड बना दिए। तो ये सब चीज आपको सोचना चाहिए। और आप अनलॉजिकल बात कर रहे हैं कि विपक्ष देश के साथ नहीं, विपक्ष ऐसा। विपक्ष ने कब स्टेटमेंट दिया बताइए? विपक्ष ने अभी इस विदेश मुद्दे पर क्या बोला?
उन्होंने विदेश मुद्दे पर जो सही रास्ता है वो दिखाने का काम किया है सत्ता पक्ष को। अगर आपको ये गलत लगता है तो गलत मान लीजिए उसको, ये आपकी नीति है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है सुनील जी, ये एक ऐसा विषय है जिस विषय पर मैं समझता हूं कि सभी पार्टी के प्रवक्ता को अपनी अपनी बातों को रखने की अवसर है। भारत के जो विदेश नीति है वो स्पष्ट विदेश नीति है धर्मनिरपेक्ष का, और सदियों से रहा है। जब से भारत आजाद है तब से स्पष्ट तौर से हम गुट निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष नीति को लेकर के चलते हैं। आज जो दोनों प्रवक्ता जिस विषय पर चर्चा किए हैं वो बहुत अनुशासित डिबेट है। अभी सूचना प्रसारण मंत्रालय के तरफ से सभी न्यूज चैनल को भी एक निर्देश दिया गया था कि देश में किसी तरह की कोई ऐसी चीजें न फैले, इसके लिए मीडिया को भी सहयोग करना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो ऐसे प्रवक्ता के साथ अगर डिबेट अगर हो तो जनता को भी सारी बातें समझ में आएगी, और साथ साथ मीडिया का भी जो काम है वो स्पष्ट रूप से दिखेगा। बहुत अच्छे आप दोनों ने अपने अपने रोल को किया है। मैं जहां तक समझता हूं कि पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं वो पार्टी के ही प्रवक्ता नहीं होते, वो प्रजातंत्र के वर्तमान के प्रवक्ता होते हैं। भारत के ये एक विशेषता है कि भारत अनेकता में एकता है। यहाँ कई धर्म, कई जाति, कई भेष, कई भूषा, कई रंग के लोग रहते हैं, और सबकी बातों को तवज्जो दी जाती है। इसलिए हर लोगों की बात जब सुनी जाती है तब समझ में आती है कि जो भारत की मूल आत्मा कहाँ है। और आज की समस्या पर जो आप सब अपनी अपनी बातें रखे हैं वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोग ने अपने अपने तरीके से कहे हैं। निश्चित रूप से सुनील जी, क्या अब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और मुसलमान, जो अभी तक जो लोगों की मानसिकता और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो स्टेटमेंट दी जाती थी कि जो ये थोड़ी दूरी है, तो क्या इसको कम करने की योजना पर क्या आपको नहीं लगता है कि जो अब आने वाले दिन में मुसलमानों की वोट भी बीजेपी को मिले और मिलने की संभावना है? हम आपका प्रश्न समझ गए गुरुजी। ऐसा है ना, पहले तो हाँ, मोहम्मद चांद जी को ये बता दें, जो आपको नहीं बोला है मोदी जी ने, जो आप इजराइल को फादरलैंड मान, जैसे आप मदरलैंड मान लीजिए इसको, तो यही बहुत बड़ी कृपा होगी। इसीलिए ये वहां जा करके जहाँ जाता है आदमी, अब आडवाणी जी गए पाकिस्तान में तो जीने पर फूल चढ़ा दिए बेचारा। उसी पीड़ा में देश में उनके गति। एक ये बात हो गई। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और मुसलमानों का सवाल, देखिए शुरू से ही जब से जनसंघ की स्थापना हुई है तो तब से, एक तो आप देखिए रहे अभी बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, ये भी बहुत जनसंघ के समय से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, और जनसंघ की स्थापना ही इसीलिए हुई थी। जो जिस तरह से प्रताड़ना आजादी के समय, आजादी से पहले, आजादी के बाद, हित की बात कोई उठाने वाला नहीं था। अभी भी आप ध्यान दीजिएगा तो ठीक है, सारे देश के लोग राजनीति के लिए लोग आपको बांटेंगे, वो भी दल होता है। और उद्देश्य होता है जो बांटो और राज करो, जो अंग्रेज का नीति। एक तो मोदी जी आए देश में बहुत दिनों के बाद, जिन्होंने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बहुत जोर शोर से चला जनसंघ मोर्चा में। लेकिन क्या है ना, ये ये लड़ाई क्या है, ये जो लड़ाई देख रहे हैं, ये कहने में कोई हिचक नहीं है, ये लड़ाई कट्टरता विरुद्ध सज्जनता की लड़ाई। ये जो कट्टरपन है ना,
तो कट्टरता है, चाहे किसी धर्म, चाहे यहूदी का हो, चाहे इसमें हम भी कहते हैं जो ये अपने कर्तव्य को छोड़ देते हैं, गांधी को छोड़ देते हैं, सोचे ये कट्टरता के विरुद्ध सज्जनता की लड़ाई। अब वहाँ भारतवर्ष में जो मुसलमान वो कट्टर लोग हैं, भाजपा के साथ देखिए जो भी यूपी में मुसलमान खड़े हैं, भारतवर्ष में भी, लेकिन ये जो कट्टरपंथी है, बार बार कोई चीज को देख करके कहीं सट गया, लेकिन भविष्य में कर देता हूँ, आने वाला समय जितना देख रहे हैं दुनिया में जो घटनाएं घट, ऑल ओवर मुसलमान, भारतवर्ष के मुसलमान ये समझने लगे हैं, जो अभी एक रूका लियाकत आपी की जमात की है, पत्रकार फादर ने बोला, एक हम लोग देख रहे थे, उनका कहना था न हमको जनमत चाहिए और न और हिंदू का जन्म में फिर हिंदुस्तान चाहिए। इतना प्यारा देश में जब इनको अच्छा नहीं लगता है, जिनको वो अपने देश के लिए नहीं सोच करके और से उत्तर पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कहाँ क्या घट रहा है, इसके लिए भारत के किस मुसलमान ने कहा है कि इस देश से अच्छा नहीं लग रहा है? एक समय आएगा। फिर नहीं, आप थोड़ा मैं रोकना चाहूँ, बड़ी लंबा बात आपने खींचा है, बड़ा लंबा बात हो गया। भारत के किस मुसलमान ने कहा है कि इस देश में हमको अच्छा नहीं लगता है? एक स्टेटमेंट बताइए आप। अब ये तो कितना डिबेट चला था। अब नाम बताइए ना, आपने सुना होगा ना। अब इस देश के उपराष्ट्रपति ने कौन थे? नाम बताइए ना, क्या बोले, कौन थे, क्या बोले? आप ही के उपराष्ट्रपति थे देश में। आप नाम बताइए ना, किसने क्या बोला? सर मैं आपको नहीं पता, इतिहास का स्टूडेंट हूँ, LLB कर चुका हूँ, PhD कर चुका हूँ। आप बताइए ना, नाम बताइए ना, किसने क्या बोला, बताइए ना। आपके ज्ञान पे मैं प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ। आपने मुसलमान में प्रश्न चिन्ह लगा दिया सर। नहीं, आपने सभी मुसलमानों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आपने कहा एक मुसलमान ने ये कहा, बाकी मुसलमान क्या कह रहे हैं कि हम इस देश में नहीं रहना चाहते हैं? बाकी मुसलमान क्या करे, भारत ठीक नहीं है, हम इसमें नहीं रहेंगे। बहुत तक ट्रेंड चला। हाँ, अब भारत बनने लायक नहीं था। सर आपके अगर किसी प्रवक्ता ने कुछ कहा तो मैंने नाम बताया ना कि आपके इसके सुधांशु त्रिवेदी ने ये कहा, ठंडा टाइम में कहा, आज तक में कहा। अगर किसी मुसलमान ने ये कहा होगा कि भारत अच्छा नहीं लगता, मुझे दूसरे देश जाना है, तो आप नाम बताइएगा ना, या कुछ बोल के चले जाइएगा। उन्होंने ये स्टेटमेंट किया था। उन्होंने किसने? अंसारी साहब उपराष्ट्रपति देश के थे। कब दिया था? अब कब दिया था वो डेट निकाल तो नहीं लगा था जो चांद साहब ने क्वेश्चन कर देंगे, नहीं तो हम निकाल के रखते। आप इस बात को कर रहे थे, इतिहास की जानकारी नहीं है आपको। हम गांधी जी की बात कर रहे थे, इतिहास पढ़े थे, ना बात कर रहे हैं, तो आपको याद होगा ना कि उसने कहा था। अब बोल तो रहे हैं, क्या कहा था उसने कि देश ठीक नहीं है, देश में रहने का माहौल नहीं है। देखिए, कुछ भी बोल के सबसे ज्यादा आप भाजपा वाले ही देश के माहौल को खराब करते हैं, ठीक है। और इस देश में अगर माहौल इतना नफरत फैला हुआ है, इस देश में अगर लोग एक भाई दूसरे भाई का कत्लेआम कर रहा है, नफरत की भावना देख रही है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है भाजपा की सरकार। और भाजपा की 2014 वाली सरकार, 14 से लेकर 26 वाली सरकार, ना कि अटल बिहारी वाजपेयी वाली सरकार। सुन लीजिए श्रीमान, सुन लीजिए, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, भाजपा 1900, अब सुन लीजिए ना सर, इतिहास का जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, सुन लीजिए। 1996 से लेके 2004 के बीच, 1996 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी जाति के नाम पे इस देश में कोई लड़ाई नहीं करवाई, कभी नफरत के नाम पे वोट नहीं मांगा, कभी पिछड़ा बड़का के नाम पे वोट नहीं मांगा, हिंदू मुसलमान के नाम पे अटल बिहारी वाजपेयी ने वोट नहीं मांगा। वो एक सिद्धांतवादी नेता थे, उन्होंने विकास के नाम पे वोट मांगा,
कांग्रेस कहा कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया, मैं आऊंगा तो ये काम करूंगा। उनका जो भी मैन्युफैक्चर था वो विकास के नाम पे था। लेकिन 2014 वाली जो भाजपा सरकार है, 14 से 26 वाली, वो सिर्फ जातिवाद वाली सरकार है, नफरत फैलाने वाली सरकार है। कल ही हुआ टीएमसी के और भाजपा के बीच बंगाल में लड़ाई हुई है, साहब को मालूम है कि नहीं? कई लोग उसमें जख्मी हुए हैं। ये सब क्या चल रहा है? हिटलरशाही की सरकार है आप लोग की, और आप बात करते हैं हम लोग पे बात कर रहे हैं। भाजपा से बड़ा गुंडा है इस देश में कोई? भाजपा के कार्यकर्ताओं से बड़ा गुंडा है कोई? वही तो पूरे देश में साजिश कर रहा है। बंगाल में ठीक है। हमारी सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार नहीं है, बंगाल में टीएमसी की सरकार है। अरे तो वही तो अभी दंगा हुआ है मोदी जी के रैली से पहले। आपके भाजपा ने टीएमसी के लड़कों को मारा, टीएमसी के नेता को मारा, उसी पे तो दंगा फैला है अभी। कितना भाजपा की कार्यकर्ता की हत्या हो गई है आपको पता है? अब बता दीजिए ना नाम, हैं? नाम बता दीजिए ना। नाम आपको हम अब सबका नाम बताएं हम? और आप यहीं से पूछताछ शुरू होता है वहां तक एक अच्छा कार्यकर्ता। ठीक है, एक भी भाजपा के लोगों का नहीं कत्ल। अब मैं आपको बता देता हूँ, बिहार से आप भी रहने वाले हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। पिछले 3 साल में 36,945 लोग मर चुके हैं बिहार में। पिछले 6 महीना में 11,000 लोगों मारे जा चुके हैं। आपको ये चीज नहीं देख रहा है? अभी मधुबनी हो, दरभंगा हो, समस्तीपुर हो, बेगूसराय हो, मुजफ्फरपुर हो, हाजीपुर हो, पूरे बिहार में क्राइम जो है, अभी पूरे हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा क्राइम का अड्डा कहाँ है? बिहार में। अभी लोग प्रतिदिन बिहार में मर्डर हो रहा है, 5-5 हजार रुपया लेके लोगों को मारा जा रहा है। आप बताइए, आप इस बात को बोलते थोड़ा सा, आप सर क्या मैं बोलूं, आप सीनियर लोग हैं और तो इस तरह की बात करते, भाजपा के लोगों का कत्ल हो गया, कै वो भाजपा का लोग मारा गया, कै वो लोग मार गया, और यदि कत्ल हुआ तो गलत हुआ। इसका जवाबदेही किसकी है? इसकी जवाबदेही किसकी है? सरकार की है ना। बिहार में आपकी सरकार, सेंट्रल में आपकी सरकार। और अगर भाजपा के किसी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हुआ, कोई कार्यकर्ताओं को मारा गया, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। इस पर पूरा एक्शन लेना चाहिए सरकार को। ये किसकी जवाबदेही? राहुल गांधी की? कौन जवाब लेगा इसका? बताइए हमको आप। बंगाल में आपकी जवाबदेही है ना। विधायक कौन लेगा? सरकार आप वो हमको कह रहे हैं आप कि भाजपा के, कांग्रेस के लोग मार दिए भाजपा को? किसी ने मारा, किसी अपराधी ने मारा। अपराधी का कोई जात धर्म कोई पार्टी नहीं होता है। किसी अपराधी ने मारा तो उसको दंड देने का काम, उसको पनिशमेंट देने का काम जो सरकार वर्तमान में वही ना करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की किनके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। आपके अमित शाह जितने मजबूत मंत्री जी हैं, होम मिनिस्टर हैं, तो आप उसको पकड़िए और पकड़ के पूछिए कि आपने क्यों मारा। इसका जवाब दे। आपसे हम पूछना था, आप हमसे पूछ रहे हैं, ये जवाब दे। लाखों लोग मर रहे हैं, उसका सवाल आपसे पूछते हैं तो आप उल्टे बात कहते हैं, भाजपा लोग मर गए। मतलब ऐसा बात नहीं कीजिए, इस बात का कोई लॉजिक नहीं हो, कोई जवाब नहीं हो आप लोग के पास। ठीक है अच्छा सर। बात है। ठीक है। बहुत 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 धन्यवाद जो आप लोग समय पर आए और अपनी अपनी बातों को रखे। ये डिबेट हम फिर आगे भी बढ़ाएंगे। और दर्शक को बता दें कि आप ये जहां से चैनल देख रहे हैं, ये डिबेट देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिखें आपको कैसा लगा। और अगर आप इस डिबेट में भी शामिल होना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है, सादर सहित आमंत्रित किया जाता है। मिथिला टीवी का संपर्क सूत्र है 9971362584। आप अपना नाम और सिटी का नाम लिख करके भेज दें व्हाट्सएप पर, आपको आमंत्रित किया जाएगा और आपको बुलाया जाएगा। आज के जो हमारे अतिथि थे सुनील मोहन ठाकुर और मोहम्मद चांद, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ता, अपने बहुमूल्य समय निकाल करके आए। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। समय सीमा समाप्त हो चुका है। आप लोग को फिर से एक बार धन्यवाद और आपका भी बहुत दर्शक बहुत को भी धन्यवाद धन्यवाद। सर।